Good morning, everyone. We were studying the chapter The Regional Kingdoms, in which we have already studied about the rise of new kings and kingdoms, the new dynasties, the Rajput, and the struggle for Kannauj. That is the three-parted struggle. We have already studied about the Pallavs of Kanchi. Now we are going to study about the administration system in the kingdoms. Basically, in that kind of administration, the king was the ruler as well as the head of the administration department. He was also the in chief of the armed force, commander in chief of the armed force. As we also know that at that particular time, he was also called by several names, that is the Maharaja Dhiraj, Tribhuvan Chakravartin. These two names actually depicted the king of kings or the lord of the three world. So that means in that medieval period, people symbolize their king as a god. Now, although the king had absolute power, in practice he was helped by various officials. As I already told you, that king was the head of the government and he was also the commander in chief, but he was helped by the several powers, several officials. These officials were Samantas, revenue minister, Senapati, treasurer, chief justice and Purohit. कौन कौन से ऑफिशियल्स थे उस टाइम पे जो किंग की हेल्प करते थे इन दी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क? दे वर द समांतास, रेवेन्यू मिनिस्टर, सेनापति, ट्रेजरर, चीफ जस्टिस एंड पुरोहित. These functionaries were recruited from influential families and the official were often hereditary. Basically जो influential families होती थी, बहुत ही रिप्यूटेड फैमिलीज़ होती थी, उनमें से ये हेल्पर्स को चूज़ किया जाता था या फिर ये पोजीशन हेरिडिटरी होती थी. दैट मीन्स के जो भी पर्सन इसको हेल्ड करता था वो अपनी पोस्ट को आगे अपने सन को दे देता था. नेक्स्ट इज समांतास वर डिफिटेड रूलर्स. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि समांतास क्या होते थे? ऑफिशियल्स थे जो किंग की हेल्प करते थे, किंग को एडवाइस देते थे. बट समांतास वर डिफिटेड रूलर्स. जिन किंगडम्स को किंग हरा देता था, डिफीट कर देता था, उनके जो रूलर्स होते थे उनको समानता बनाया जाता था, समंत बनाया जाता था. देयर टेरिटरीज वर रिटर्न टू देम आफ्टर दे एक्सेप्टेड द सिजनिटी ऑफ द रूलर. उनकी टेरिटरीज उनको वापस दे दी जाती थी जब वो जो रूलर उनको विन करता था उसके अंडर अपना वर्क स्टार्ट कर देते थे. द समानता पेड ट्रिब्यूटरी एंड सप्लाइड अ कॉन्टिजेंट ऑफ ट्रूप्स वेन एवर नीडेड. जब भी किंग को आर्मी की ज़रूरत होती थी, ट्रूप्स की ज़रूरत होती थी, तो वह अपने किंगडम में से ट्रूप्स को भेज दिया करता था. He attended the royal court with gift and presents. Very often the Samantas were not loyal and always ready to declare their independence. Samantas, as I already told you, कि ये क्या होते थे? Defeated rulers होते थे. तो ये बेसिकली लॉयल तो नहीं होते थे किंग के. ये क्या करते थे? जब भी इनको मौका मिलता था, वेन एवर दे गेट फ्रीडम, जब भी उनको टाइम मिलता, फ्रीडम मिल जाती थी, तो वो उस रूलर को छोड़ के चले जाते थे. बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ वर ऑल्सो कॉल्ड समांताज. डिफिटेड रूलर के अलावा जो बिग लैंडलॉर्ड्स होते थे, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड होती थी, एंड जो वॉरियर चीफ होते थे, उनको भी समानता बोला जाता था, समंत बोला जाता था. वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूताज इन द डेक्कन हु वर द सबऑर्डिनेट ऑफ द चालुक्यास. द राष्ट्रकूता चीफ दंती दुर्गा ओवरथ्रू द चालुक्य ओवर लॉर्डशिप एंड बिकम इंडिपेंडेंट. ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है जब राष्ट्रकूताज को डेक्कन ने अपने अंदर कर लिया था, चालुक्यास ने अपने अंदर कर लिया था, अपने अंडर डिफीट कर दिया था राष्ट्रकूता के रूलर को. तो राष्ट्रकूता का जो चीफ था, दैट इज द दंती दुर्गा. आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट हिम इन द लास्ट क्लास. तो दंती दुर्गा ने क्या किया था? जैसे ही उसे मौका मिला, उसने चालुक्य की ओनरशिप को छोड़कर खुद के जो किंगडम को इंडिपेंडेंट कर लिया था. द किंग हैड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर्स इन द स्टेट एंड लुक आफ्टर द वेलफेयर
लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। किंग का क्या काम होता था, जो भी लॉ एंड ऑर्डर थे उनको फॉलो करवाना एंड देन अपने पीपल को लुक आफ्टर करना। ही हैड टू लीड द आर्मी इन टाइम ऑफ वॉर। आर्मी को लीड भी कौन करता था, जो उस पर्टिकुलर किंगडम था उसका किंग, वॉर के टाइम पे। द किंग कलेक्टेड रेवेन्यू एंड टैक्सेस फ्रॉम द पीपल टू फुलफिल हिज मल्टीफेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए जो अमाउंट चाहिए था वो एज अ टैक्स एंड रेवेन्यू वो अपने पीपल से कलेक्ट करता था। The king gave land to the Brahmanas, government official, local chief and tribal leaders instead of cash salary. सैलरी देने के बजाय जो ब्राह्मणास होते थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे या लोकल चीफ होते थे या ट्राइबल लीडर्स होते थे, उनको कैश सैलरी देने के बजाय किंग क्या करता था, लैंड दे देता था। एंड देन द किंग कलेक्टेड द लैंड रेवेन्यू एंड ऑल्सो आस्क्ड फॉर कंटिजेंट ऑफ ट्रूप ड्यूरिंग वॉर। और वॉर के टाइम पे उनकी हेल्प भी ले लेता था एंड देन उनसे लैंड रेवेन्यू को भी कलेक्ट करता था। ब्राह्मणास डिड नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर देयर लैंड, द लैंड वॉज कल्टिवेटेड बाय द लेबरर। जो ब्राह्मणास थे उनको लैंड टैक्सेस पे नहीं करना पड़ता था और जो उनका लैंड था वो भी जो लेबर होती थी वो कल्टीवेट करते थे। दे रोट अकाउंट अबाउट द किंग्स एंड परफॉर्म्ड रिलीजियस सर्मनीज। तो बेसिकली ब्राह्मणास का वर्क क्या था, वो किंग के बारे में लिखते थे और उनके जितनी भी रिलीजियस सर्मनीज होती थी उनको परफॉर्म कराते थे। दैट इज़ जो हमारे ब्राह्मण होते हैं वही वर्क उस पर्टिकुलर किंगडम के टाइम पे, उस मेडिवल पीरियड के टाइम पे ब्राह्मणास का होता था। दे ऑल्सो ब्रॉट मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। और उस चीज़ के लिए उनको और ज़्यादा लैंड मिल जाता था ताकि वो कल्टिवेट कर सके। किस चीज़ के लिए, जो वो रिलीजियस सर्मनीज़ को परफॉर्म करते थे उसके लिए। द पीजेंट्स, हेडर्स, आर्टिशंस हैड टू गिव अ पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस टू द किंग। और जितने भी पीजेंट्स होते थे, हेडर्स होते थे, आर्टिशंस होते थे, उनको अपनी अर्निंग का कुछ पार्ट किंग को देना पड़ता था। दे वर क्लेम्ड एज रेंट। वो इस चीज़ को रेंट बोला करते थे। द ट्रेडर्स ऑल्सो पेड टैक्सेस। जो भी ट्रेडर्स थे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे उसके लिए भी उनको टैक्स पे करना पड़ता था किंग को। विलेज वॉज एन इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लुक्ड आफ्टर बाय द विलेज हेडमैन। जो विलेज है वो भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का। और जो विलेज हेडमैन था पूरा विलेज उसके अंडर वर्क करता था। द विलेज हैड वेरियस कमिटीज़ टू लुक आफ्टर द लोकल स्कूल्स, वाटर टैंक्स, टेम्पल्स एंड रोड्स। विलेज के अंदर जो भी जनरल सर्विसेज होती हैं जैसे लोकल स्कूल्स हैं, वाटर टैंक्स हैं, टेम्पल्स एंड रोड्स है, रोड उनको सबको लुक आफ्टर करने के लिए अलग अलग कमिटीज़ बनी हुई थी। द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू ऑन द सेम पैटर्न टिल इंडिपेंडेंट। और यही एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहा जब तक कि इंडिपेंडेंस नहीं मिल गई थी उनको। नेक्स्ट इज गजनविद। In the 10th century, a Turkish conqueror captured Ghazni, now in Afghanistan, and founded the Ghaznavid dynasty. 10th सेंचुरी के अंदर एक टर्किश ने गजनी, जो कि एक अफगानिस्तान का पार्ट है, उसको फाइंड आउट किया, उसको कॉन्क्वेयर किया एंड देन उसको वहीं से गजनविद डायनेस्टी का स्टार्टअप हुआ। सुल्तान महमूद वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। सबसे फेमस रूलर जो गजनविद डायनेस्टी का था वो था सुल्तान महमूद। द पॉलिटिकल डिसयूनिटी ऑफ इंडिया एनकरेज्ड महमूद टू इन्वेड इंडिया। जो डिसयूनिटी थी इंडिया के टाइम पे इन 10th सेंचुरी, उस टाइम पे उस डिसयूनिटी ने महमूद को फोर्स आउट किया, इनकरेज किया कि वो इंडिया को इन्वेड करे। महमूद रेडेड अगेंस्ट इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन 1000 AD एंड AD 1027। 1000 AD से लेकर 1027 AD तक 17 टाइम्स तक महमूद ने इंडिया को रेड किया है। ही प्लंडर्ड मैनी सिटीज़, प्लेसेस एंड हिज मेन टारगेट वर वेल्दी टेम्पल्स। बहुत सारी सिटीज़ को, प्लेसेस को उसने अपना अंडर ले लिया इंडिया के, और उसका मेन टारगेट जो था वो था वेल्दी टेम्पल्स। जैसे सोमनाथ टेम्पल, उसने जो फेमस सोमनाथ टेम्पल है उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि सबसे ज़्यादा वेल्थ जो इंडिया की है वो किसके अंदर है, सोमनाथ टेम्पल के अंदर है। और उसी को ही मोहम्मद गजनवी ने लूट लिया था इन 1025 AD। ही प्लंडर्ड मथुरा एंड कन्नौज ऑल्सो। He also looted, he could loot and plundered so easily because no strong state exists in North India at that time. उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया के अंदर इतना कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं थी जो इसको अपोज कर सके महमूद गजनवी को।
तो उसने बहुत ईज़िली अपना काम करता रहा वो। Al-Biruni, a great scholar who had accompanied Mahmud Ghaznavi in his attack on India, had written a book in the Arabic language called Kitab ul Hind, which gives us a lot of interesting information